हेलो एवरीवन, आई एम अश्विनी वशिष्ठ और आज हम जिस टॉपिक को चूज किया है वो है ईओआई यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। और इसकी वजह से मैं यदि बताऊं आपको कि आप 10 to 20% एक्स्ट्रा अमाउंट बिल्डर को पे कर रहे हैं तो शायद आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट जो एक्सपीरियंस क्लाइंट हैं जिन्होंने इस ईओआई के थ्रू एक एक्सपीरियंस लिया है उनको पता है और वो समझते भी हैं। जो ईओआई वाला फंडा है वो हमेशा बिल्डर के फेवर में है और पूरी तरह से बिल्डर के फेवर में है, क्लाइंट को कोई भी फ़ायदा नहीं है। जो नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो भी कोई बिल्डर एक अमाउंट, एक सर्टेन अमाउंट रखता है, वो 1 लाख भी हो सकती है, 2 लाख भी हो सकती है, 5 लाख रुपए भी हो सकती है और कुछ बिल्डर 10 लाख रुपए तक भी रखते हैं। अब वो ईओआई अमाउंट है वो बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च होने से पहले और क्लाइंट से डिमांड करता है चेक के रूप में। अब क्या होता है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले बिल्डर अलग अलग फेज़ में प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है क्योंकि उसको अपना फ़ायदा है। अलग अलग फेज़ में प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगा और कम से कम 1 महीने पहले बिल्डर बोल देता है यहाँ पर हमने ईओआईज़ लेने स्टार्ट कर दिए हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी नंबर जनरेट कर देता है। प्रायोरिटी नंबर जनरेट होने के बाद बिल्डर जब अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है तो फर्स्ट प्रेफरेंस उन्हीं लोगों को देता है जिन्होंने ईओआई दिए हुए हैं और जिसकी प्रायोरिटी नंबर 1 है उसको सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी और फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7। बट इसके पीछे बिल्डर की जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि मार्केट में डिमांड इतनी शो करना कि आप या तो ये यूनिट्स, इतनी यूनिट्स आप ले सकते हो, नेक्स्ट फेज़ में आओगे तो अब नेक्स्ट फेज़ में भी आपको मिले तोगा बट प्राइस चेंज रहेगा। सपोज करिए 300 यूनिट हैं और उनके लिए बिल्डर 150 यूआईज उठा लेता है। 150 यूआईज उठाने के बाद बिल्डर बोल देता है कि मेरी 300 यूआईज आ चुकी हैं। नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट की जा सकती हैं क्योंकि बिल्डर के पास ही रहना है, कोई ऑथेंटिक डेटा तो है नहीं कि आप वहाँ पर शेयर करेंगे और आप वहाँ से देख सकते हैं। अब वहाँ पर क्या होगा कि आपके पास आपको यूनिट अलॉट होंगी, कुछ एक लोगों को होंगी ईओआई ज़्यादा उठाई हुई हैं बट उनके नंबर नहीं आएंगे, यानी कि उनको यूनिट नहीं मिलेगी या फिर जो जिस यूनिट को उन्होंने फाइनल किया था वो यूनिट उनको नहीं मिलेगी। इसकी वजह से वो नेक्स्ट फेज़ तक वेट करेंगे और बिल्डर को क्या होगा कि जो नेक्स्ट 150 यूनिट ये हो गई, नेक्स्ट फेज़ में सोचते हैं 300 यूनिट और उसको लेकर आनी है, ये हो गई 450 टोटल। और 450 यूनिट के लिए अलग से 15 से 20% प्राइस एक्स्ट्रा रख देगा। अब उसके साथ क्या हुआ कि सबसे पहले देखने को ये मिलता है जब बिल्डर ईओआई उठाकर वर्किंग 1 महीने की है, 1 दिन में उसने लॉगिन की, पूरा प्रोजेक्ट 1 दिन में सोल्ड आउट दिखाया, तो जो मार्केट में जो मैसेज जाता है, जो इन्वेस्टर के बीच में जो मैसेज जाता है वो यही जाता है कि या तो आप ईओआईज दें या फिर आपका कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। और बिल्डर के बारे में लगता है कि जब इतना एक प्रोजेक्ट है वो 1 ही दिन में सोल्ड हो गया तो इसके मतलब है कि बिल्डर बहुत अच्छा है। नो डाउट्स, जब प्रोजेक्ट के पास किसी भी बिल्डर के पास इतनी ईओआईज आती हैं तो बिल्डर तो अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा किसी बिल्डर को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको स्ट्रेटेजीज को ब्लेम कर रहा हूँ। इसकी वजह से आपने 20% एक्स्ट्रा अमाउंट दी, इसकी वजह से आपके माइंड में एक डर बैठ गया कि किसी भी बिल्डर में सबसे पहले आप चेक दे दें। यानी कि मैं ये नहीं कहता कि आप पहले चेक ना दें। यदि आप किसी प्रोजेक्ट को फाइनल करना चाहते हैं और स्टार्टिंग में ही आप वहाँ पर फाइनल कर लेते हैं तो उसका एक फ़ायदा, जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है, देखिए बाद में रेट बढ़ता है वो तो बढ़ता ही है, लेकिन जो सेकंड फ़ायदा मिलता है वो सबसे बड़ा मिलता है कि आपको एक अच्छी यूनिट मिल जाती है। बाद में वो कम होती हैं या फिर होती नहीं, जो अच्छे बिल्डर हैं। तो एक चॉइस की यूनिट मिलना भी एक बहुत बड़ी बात है। और वो जब आप रीसेल में आएंगे तो आपकी चॉइस की यूनिट है, यदि सेम प्राइस है तो सेम प्राइस के बाद आप जो दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो यूनिट्स हैं, उनसे कम से कम 4 से 5% आपकी जो बेनिफिट है उस टाइम पर रहेगा। आपकी जो वैल्यू है वो 4 से 5% ज़्यादा रहेगी दूसरी इन्वेंट्रीज से। तो ये तो फ़ायदा मिलता है, मैं इसके लिए मना नहीं करता। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा उठाया जाता है ह्यूमन मेंटेलिटी का। किस तरीके से, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह से हम कहीं गाड़ी खरीदने जाते हैं और हम उनको बताते हैं कि मैं दूसरे ब्रांड की गाड़ियाँ भी देख रहा हूँ बट एक बार मैं ये भी देख लेता हूँ, मुझे पसंद है, मैंने जो शॉर्टलिस्ट की हुई है उनमें से आपका भी एक ब्रांड है। तो सबसे पहले आपको क्या बोलते हैं कि सर आप एक काम कीजिए, वेटिंग लिस्ट 2 या 3 महीने की है, आप हमें बुकिंग अमाउंट दीजिए। मान लो आप फाइनल करते हो, आपको फाइनल करना है, हमारी गाड़ी करना है, शॉर्टलिस्ट तो की हुई है, तो आपका नंबर पहले आ जाएगा, आपको हम पहले डिलीवर कर देंगे। बट जो आपने यदि नहीं किया तो उसके बाद आप 3 महीने बाद करते हैं, 2 महीने बाद करते हैं, फिर आपको उतना ही वेट करना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है कि हम बुकिंग, और वो क्या रखी जाती है, 100% रिफंडेबल रखी जाती है। तो कोई भी एक गाड़ी खरीद रहा है तो
तो उसका बजट इतना है कि उसको 25, 30, 50 हज़ार रुपये से तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। सेम ऐसे ही जैसे कि हम घर खरीद रहे हैं। अब वो क्या करेंगे कि हमने जब कहीं भी अपनी बुकिंग करा दी ना, बुकिंग कराने के बाद हम क्या देखते हैं, उस गाड़ी के बारे में काफ़ी सारे वीडियोज़ देखेंगे, काफ़ी सारे रिव्यू देखेंगे। और कोई भी रिव्यू, मैं आपको बताता हूँ 99% जो रिव्यू होते हैं, जब आप कहीं भी चले जाएं और आपको ये पता भी है, तो रियल एस्टेट हो या ऑटो इंडस्ट्री हो, वो कोई भी हो सकता है, बट जो ज़्यादातर वीडियोस बनते हैं, चाहे रिव्यू वीडियोज़ क्यों ना हो, ज़्यादातर मार्केटिंग के तौर पर ही वो यूज किया जाता है। बट ये है कि मुखौटा उसका रिव्यू का पहन लिया जाता है। कुछ निष्पक्ष रिव्यू भी करने वाले लोग होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होते, बट उनका जो रीच होता है वो इतना नहीं होता, क्योंकि लोग अच्छी अच्छी बातें सुनने के आदी ज़्यादा होते हैं, रियल बातें सुनने के आदी बहुत कम होते हैं। अब जिन्होंने बुक करा दिया उसके बारे में उसको वही वीडियोज़ मिल रहे हैं, तो उसके बारे में सारी पॉजिटिव बातें सुनने को मिल रही हैं। वो फिर उस गाड़ी के, मतलब ये लगा लो कि हमने कोई गाड़ी देखी है, तो ये तो है कि जो पहले वाली गाड़ी है उससे ऊपर का मॉडल है, उससे ऊपर का जो हमने बजट रखा है। पहले यदि हमने कोई 20 लाख की गाड़ी खरीद रखी है, तो सेकंड गाड़ी खरीदते हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं कि वो नेक्स्ट गाड़ी हमारी 25 तो 30 लाख या 40 लाख कुछ भी हो, उतने में आप अपना बजट लेकर चल रहे हैं। तो उससे आपका मतलब वो ड्रीम कार बन जाती है, आपके माइंड में बैठ जाता है कि यार उस गाड़ी में ये फंक्शन है, उस गाड़ी में ये मुझे देखने को मिलेगा, उसकी जो रोड प्रेजेंस होगी वो लाजवाब होगी। ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में चलना स्टार्ट हो जाता है और हम एक तरीके से हमारी दुनिया पहले से ही बना लेते हैं। वो गाड़ी हमें ऐसे फील होता है कि हमारे पास आ चुकी है बुकिंग कराने के बाद, और यदि हमने वो बुकिंग नहीं कराई तो ऐसी बातें नहीं आती। और वो कंपनी जानती हैं, इसलिए अपने सेल्स पर्सन को यही वो प्रेशराइज करती हैं कि आप इस तरीके से क्लाइंट को बोलो कि बुकिंग कराएं कैसे भी करके। आप बाद में नहीं करना चाहते तो पीछे हट सकते हैं, और ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि एक बार बुकिंग करने के बाद हम वही गाड़ी खरीदते हैं। तो इसी तरीके से एओआई ये हो रहा है कि कोई दूसरा अच्छा प्रोजेक्ट भी आ जाता है और हमने एओआई किसी प्रोजेक्ट की दे रखी है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि हम पहले से ही उस प्रोजेक्ट को इस अपने माइंड में इस तरीके से बिठा चुके हैं कि हमें उस प्रोजेक्ट के बराबर दूसरा प्रोजेक्ट नहीं लगेगा। ये सच्चाई है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है, और ये बिल्डर को इस चीज़ का फ़ायदा भी मिलता है। इसलिए दूसरा नुकसान हमारा ये हुआ, यानी कि एक तो ये कि हमने 20% की अमाउंट पे ज़्यादा की, क्योंकि उस टाइम पर बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको सबसे पहले फर्स्ट डे या सेकंड डे जब यूआई स्टार्ट हो तभी आप पे कर दो, तभी आप उनको चेक दे दो। तो आप सेकंड फेज़ में ज़्यादातर क्लाइंट आते हैं, ये हमेशा होता है। जिनसे भी आप पूछ के देखो तो यार फर्स्ट टाइम नहीं मिल पाया मुझे, तो वो आपको जो 150 जो मैंने बताया ना एग्जांपल, वो भी निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ होती है। आप सेकंड फेज़ में आते हो तो यानी कि 20% अमाउंट आपने एक्स्ट्रा पे की। यदि कोई अच्छा प्रोजेक्ट साथ के साथ आ जाता है तो आपने बेशक दिया हो 1 लाख रुपए, बट आपने अपने सपने बुन लिए, अपने सपनों की दुनिया में चले गए हैं, आपको सोते जागते, क्योंकि 10 लोगों को आप बता चुके हैं कि इस प्रोजेक्ट में ये चीज़ है, मैंने ऐसा प्रोजेक्ट बुक कराया है, इसमें ये फ़ायदा होगा, इस टाइप की एमिनिटीज़ होंगी जो कि अभी तक किसी बिल्डर ने नहीं दी हैं, बेशक उससे ज़्यादा दी हों, बट हमारे माइंड में यही बिठाया होता है। तो इसका फ़ायदा बिल्डर उठाता है, और हम जो कोई अच्छा प्रोजेक्ट यदि साइड में आ भी जाता है हम उसको भी इग्नोर कर देते हैं, और जहाँ यूआईज़ दे रखी हैं हम वहीं पे फाइनल करते हैं। तो इस टाइप के और भी लॉस हैं, बट ये जो मेन थे ये मैंने आपको शेयर किए, और उम्मीद करता हूँ कि आप इन वीडियोज़ को शेयर करें अपने ग्रुप्स में कि ईओआईज वाला जो फंडा है ये ख़त्म होना चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूँ कि ये फंडा ख़त्म हो किसी भी तरीके से, जितनी भी मेरी ताकत है मैं लगाऊंगा, और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि इस रियल एस्टेट मार्केट को जितना ट्रांसपेरेंट हम कर सकते हैं करेंगे। मिलेंगे फिर किसी दूसरे वीडियोज़ में ऐसी किसी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।